हाँ तो प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद। आज हम लोग एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं जो आपकी 12वीं कक्षा के फाइनल एग्जाम होते हैं वो बार बार आता रहता है। प्रश्न क्या है हमारा? राष्ट्रीय आय को मापने की आय विधि की व्याख्या करें। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम देखते भी हैं बार बार, कहीं ना कहीं ये जो आपके फाइनल के पेपर होते हैं वहां पर ये आता रहता है। तो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आय को मापने की आय विधि। इस विधि को वर्गीकृत कार्यों के अनुसार विधि। वर्गीकृत क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड या साधन भुगतान, जो उत्पादन के साधन होते हैं, साधन भुगतान विधि भी कहा जाता है। परिभाषा क्या है इसकी? कहते हैं आय विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में, लेखा वर्ष क्या होता है आपके बेटे, अगर हम हमारे देश की बात करें 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक एक लेखा वर्ष होता है, अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं जिसको। आय विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में उत्पादन के प्राथमिक साधनों को, उत्पादन के प्राथमिक साधन कौन से होते हैं? भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम या उद्यमी कह लीजिए। जो उत्पादन के 4 प्राइमरी साधन कौन से होते हैं? भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। उत्पादन के प्राथमिक साधनों को उनकी सेवाओं के बदले में, जो उत्पादन के प्राथमिक साधन हैं उनकी सेवाओं के बदले, जैसे आपको जो श्रम है, श्रम को क्या मिलता है? मजदूरी मिलती है। भूमि को हम लोग लगान देते हैं, पूंजी को ब्याज, तथा उद्यमी को क्या मिलता है? लाभ मिलता है। जो उद्यमी होता है उत्पादन के सभी साधनों को इकट्ठा करता है, जिनके सहयोग से वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है, फिर उन्हें बेचकर क्या करता है? लाभ कमाता है। ठीक है, उद्यमी एक रिस्क उठाता है लाभ कमाने के लिए। तो जो उत्पादन के जो प्राथमिक साधन है उनको उनकी सेवाओं के बदले में मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में जो भुगतान किया जाता है, इस भुगतान की गणना करके हम लोग क्या करते हैं? राष्ट्रीय आय का माप करते हैं। ठीक है बेटे, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो आय विधि है उसको मापने के लिए आप कौन कौन से स्टेप उठाओगे। पहला स्टेप क्या है? उत्पादक उद्यमों की पहचान करना तथा वर्गीकरण करना। सबसे पहले हमें उन उत्पादक उद्यमों की पहचान करेंगे जहां पर जो उत्पादन के प्राथमिक साधन हैं, जो उत्पादन के प्राथमिक साधन हैं उनको मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में आय प्राप्त होती है। तो हम अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। वैसे हमने भारत में इनको उप क्षेत्रों में भी बांटा हुआ है, 12 उप क्षेत्र हैं, पर यहां पर बेसिकली हम 3 क्षेत्रों की बात करेंगे। 3 क्षेत्रों में बांटा हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ये 3 वो क्षेत्र हैं जहां पर उत्पादन के साधनों को मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में आय प्राप्त होती है। प्राथमिक क्षेत्र जैसे कि आप जानते हैं आपका एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, कृषि यानी खेती बाड़ी हो गया, आपका पशुपालन है, मछली पालन है, खनन है, जंगल से उत्पाद इकट्ठा करना है, ये सभी किस में आता है? ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। यहां पर जो भी आपको आय होती है मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में, उसको जोड़ लेंगे, इनकी प्राथमिक क्षेत्र की आय। दूसरा द्वितीय क्षेत्र, जिसको हम लोग विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, वह क्षेत्र जहां पर प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस क्षेत्र में भी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उत्पादक होते हैं, उनको मजदूरी यानी कि जो उत्पादन के साधन है मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में आय मिलती है। तृतीय क्षेत्र में भी जो आपका सेवा क्षेत्र है, यहां पर भी मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में जो आय प्राप्त होती है। इन तीनों क्षेत्रों की आय को जोड़ दिया जाता है, जिससे हमारी क्या आ जाती है? घरेलू आय आ जाती है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था? उत्पादक उद्यमों की पहचान तथा वर्गीकरण करना, जहां पर उत्पादन के प्राथमिक साधनों को मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में आय मिलती है। ठीक है, जब हमारा पहला स्टेप हो जाता है, उत्पादक उद्यमों की पहचान कर लेते हैं, वर्गीकरण कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? साधन आय क्या होती है बेटे? जो साधन आय होती है, फैक्टर इनकम क्या होती है? अर्नड इनकम। अर्नड इनकम जो इनकम आपने कमाई है, जो ऐसी इनकम जो आपने काम करके प्राप्त की है, वो क्या कहलाती है? अर्नड इनकम कहलाती है। जैसे जो श्रमिक है उनको मजदूरी मिलती है, पूंजी को ब्याज देते हैं, उद्यमी को लाभ दे देते हैं, ठीक है ना, भूमि को लगान दे देते हैं, ये क्या होती है? हमारी अर्नड इनकम होती है, जो आपने कमाई है। ऐसी इनकम जो हमें मुफ्त में मिलती है, जो हमने काम करके हासिल नहीं की है, जिसको नॉन अर्नड इनकम भी कहते हैं, उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता या उस साधन आय में शामिल नहीं किया जाता। फिर बताता हूं, साधन आय क्या होती है? अर्नड इनकम होती है। अर्नड इनकम कौन सी होती है? जो कहीं ना कहीं आपने काम करके हासिल की है। जैसे श्रमिक को मजदूरी दे देते हैं,
भूमि को उसके बदले में लगान मिलता है, पूंजी को ब्याज मिलता है, श्रमिकों को हम लोग क्या देते हैं, सॉरी उद्यमी को हम लोग क्या देते हैं, लाभ देते हैं। ठीक है, तो इसमें साधन आय में अर्नड इनकम आती है जो आपने काम करके हासिल की है। ऐसी आय जो हमने काम करके हासिल नहीं की, हमें मुफ्त में मिलती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलता है, तो इसको साधन आय में शामिल नहीं किया जाता। केवल अर्नड इनकम को, जो आपने कमाई है, उसको शामिल करेंगे। इसके बाद करेंगे तो अर्न इनकम में क्या क्या आता है आपका। सबसे पहले है बेटे कर्मचारियों का पारिश्रमिक। जो कर्मचारी का पारिश्रमिक क्या आता है, नगद मजदूरी। हम लोग क्या देखते हैं, जब एक कर्मचारी किसी कंपनी में या कहीं भी काम करता है तो उसको कैश के रूप में सैलरी मिलती है। तो जो नगद मजदूरी कैश के रूप में इनकम मिलती है, इसको भी कर्मचारी के पारिश्रमिक में शामिल किया जाता है। इसके अलावा कैश एंड काइंड, किस्म के रूप में आए। किस्म के रूप में आय क्या होती है, जैसे कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है, कंपनी उसको रहने के लिए घर दे देती है फ्री में। ठीक है, इसके अलावा आने जाने के लिए गाड़ी मुहैया करा देती है, मोबाइल का खर्चा, गाड़ी में पेट्रोल का खर्चा, बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए, कर्मचारी को मेडिकल फैसिलिटीज। ये क्या होता है बेटी, किस्म के रूप में आय होती है, कैश के रूप में नहीं मिलती, किस्म के रूप में आय मिलती है। समझ में आ रही है। जैसे मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाती है, कर्मचारी को रहने के लिए घर दे दिया जाता है, बच्चों की ट्यूशन फीस दे दी जाती है। तो ये किस्म के रूप में जो आय होती है, इसको भी कर्मचारी के पारिश्रमिक में शामिल किया जाता है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मालिकों का योगदान। देखिए, जब कर्मचारी किसी कंपनी में काम करता है तो कहीं ना कहीं, जैसे प्रोविडेंट फंड है, सैलरी का एक हिस्सा, सपोज कीजिए 10%, अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए है तो 1,000 रुपए आपका पीपीएफ में जमा होगा। तो 1,000 रुपए साथ में आपका जमा होता है। इसके अलावा जो आपका एम्प्लॉयर होता है, कंपनी का मालिक होता है, कंपनी होती है, वो भी आपके लिए उतने ही पैसे पीपीएफ प्रोविडेंट फंड में जमा करवाती है। तो इसको क्या कहेंगे, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मालिकों का योगदान। तो इसको भी बेटे कर्मचारियों के पारिश्रमिक में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो जब हम साधन आय की बात करेंगे तो फिर बताता हूं कर्मचारी के पारिश्रमिक क्या क्या है। क्या जो नगद यानी कैश मिलता है किस्म के रूप में जो आपको आय मिलेगी, इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा में जो मालिकों का योगदान होता है, उसको भी जो कर्मचारियों के पारिश्रमिक शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो पहला तो हो गया कर्मचारियों का पारिश्रमिक। दूसरा क्या होता है, प्रचालन विशेष। प्रचालन विशेष क्या होता है, इसमें बेटा जो उद्यम वृत्ति और जो संपत्ति से आय होती है, जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, जो भी आपका बिजनेस है, उससे जो आय प्राप्त होती है, उसको क्या बोलते हैं, लोग प्रचालन अधिशेष कहते हैं। तो प्रचालन अधिशेष में 3 मद होती है, लगान, ब्याज और लाभ। क्या होता है, लगान, ब्याज और लाभ। इनको समझते हैं। लगान क्या होता है, भूमि की सेवाओं के बदले में जो में आय आती है, वो क्या होती है, लगान। जैसे आपके पास 10 एकड़ जमीन है, आप स्वयं खेती ना करके किसी को ठेके पर दे देते हैं, इनकी लगान पर दे देते हैं, तो भूमि से आपको लगान मिलेगा। ठीक है, किराया, ये भी भूमि से मिलता है। जैसे आपके पास कोई घर है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, अगर आप उस प्रॉपर्टी को किसी को किराए पर दे देते हैं, इनकी लगान और किराया करने के रेंट ही रहता है ये। ठीक है, इसके अलावा रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल्टी बेटे जैसे आपके पास 10 एकड़ मान लीजिए जमीन है। ठीक है, अगर आपकी जमीन में मतलब रॉयल्टी क्या होती है, इसमें आप प्रॉपर्टी के मालिक बने रहते हैं। जब आप लगान या किराया हासिल करते हैं अपनी प्रॉपर्टी से, आप अपनी संपत्ति के, अपनी प्रॉपर्टी के मालिक बने रहते हैं। पर रॉयल्टी में ऐसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 एकड़ जमीन है, अगर उस 10 एकड़ जमीन में कोई कीमती पत्थर निकल जाए या डीजल पेट्रोल निकल जाए या कोई ऐसी कीमती धातु निकल जाए जो सरकार के काम की चीज होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी प्रॉपर्टी आपसे परचेज कर लेती है। ठीक है, उसके बाद क्या कहती है कि जैसे मान लीजिए 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, एक रॉयल्टी के रूप में जो भी वहां से प्रोडक्शन होगा, उसका एक हिस्सा उस भूमि के मालिक को दिया जाता है, जिसका वो पहले मालिक होता है। उसको क्या वो कहेंगे, रॉयल्टी कहेंगे। इसके अलावा रॉयल्टी क्या हो सकती है, रॉयल्टी बेटे इसके अलावा कोई आपके पास कुछ स्पेशल टैलेंट है। स्पेशल टैलेंट मीन्स मान लीजिए कोई आप एक बढ़िया राइटर, एक बढ़िया बुक लिख देते हैं, अच्छी किताब लिख देते हैं, तो या तो कंपनी कहती है आप एकदम लमसम पैसे ले लीजिए, फिर आपको रॉयल्टी नहीं मिलेगी। यदि आप कहते हैं कि मुझे इकट्ठे पैसे नहीं चाहिए, आप ऐसा कीजिए, जो मैंने बुक लिखी है, जो भी इसका जितना किताब सेल होती रहेगी, उसका एक हिस्सा मुझे और मेरी आने वाली पीढ़ी को देते रहिए। जैसे मान लीजिए प्रॉफिट में 10%, 20%, 50% जो भी आप करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, रॉयल्टी कहलाता है। ठीक है, रॉयल्टी क्या होती है, एक तो भूमि के बदले तो मिलती ही मिलती है, इसके अलावा कोई आपके अंदर स्पेशल टैलेंट है, कोई आप एक ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर देते हैं, ये जिसने लट्टू का आविष्कार किया था, बल्लभ बनाया था जिसने, तो आज भी उसकी पीढ़ियों को
जो भी बल्लभ सेल होता है उसका एक हिस्सा उसकी पीढ़ियों को मिलता रहता है, इसको बोलते हैं रॉयल्टी, जो आपको स्पेशल टैलेंट के बदले दी जाती है। ठीक है, तो ये उम्मीद आपके समझ में आ गया होगा लगान, किराया, रॉयल्टी क्या होता है। इसके अलावा ब्याज, ये हम जानते हैं, पूंजी की सेवाओं के बदले ब्याज मिलता है। अगर आप बैंक में पैसे जमा करवा देते हैं, जो भी 100, 200, 500, 1000, 2000, लाख, 2 लाख जो भी आपके पास होता है, तो बैंक आपके पैसे के बदले में क्या देता है, एक निश्चित मतलब मूल तो वापस करेगा, एक राशि ब्याज के रूप में भी देते हैं कि पूंजी को ब्याज मिलता है। अगर आप उधार लोन ले लेते हैं वहां से, तो मूल और ब्याज आपको दोनों वापस करना पड़ता है। ठीक है ना, अगर आप बैंक से उधार लोगे तो मूल और ब्याज दोनों दोगे, अगर आप बैंक में पैसे खुद जमा करवाते हैं तो बैंक भी आपको ब्याज देता है। तो कहीं ना कहीं पूंजी को उसकी सेवाओं के बदले में क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। ठीक है, इसके अंदर हम बात करेंगे लाभ। लाभ क्या होता है? लाभ के बेटे 3 भाग होते हैं। लाभ के 3 भाग है, निगम कर जिसको कॉर्पोरेशन टैक्स कहेंगे, लाभांश यानी कि डिविडेंड्स, अवितरित लाभ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। 3 भाग। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी, उसको 100 रुपए लाभ हो जाता है। अब मैं कहता हूं जी 100 रुपए लाभ है, 30% कॉर्पोरेशन टैक्स यानी कि जो टैक्स लाभ के ऊपर लगाया जाता है उसे निगम कर कहते हैं। मान लीजिए आपकी 100 रुपए लाभ होता है किसी कंपनी को, तो 30 रुपए कहां चला जाएगा, निगम कर के रूप में गवर्नमेंट के पास चला जाता है। इसको राष्ट्रीय में शामिल करते हैं। याद रख लीजिए, लाभ के 3 भाग हैं, तीनों के तीनों भागों को राष्ट्रीय में शामिल किया जाता है। तो निगम कर क्या हो गया, वो टैक्स जो कंपनी के प्रॉफिट पर लगाया जाता है। मान लीजिए 100 रुपए इनकम है, 30% अगर कॉर्पोरेशन टैक्स है, तो 100 रुपए में से 30 रुपए कहां चले गए, सरकार के पास। अब लाभांश क्या होता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। लाभांश क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। लाभ का वह भाग जो शेयर होल्डर में बांट दिया जाता है। अभी हमने बात की 100 रुपए लाभ हो जाता है, मान लीजिए कंपनी कहते हैं 50% डिविडेंड दे देते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या है, जो 100 रुपए लाभ हुआ 30 रुपए निगम करके रूप में चला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो 50 रुपए हैं वो लाभांश के रूप में जो कंपनी के शेयरधारी होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, उनको दे दिया जाएगा। इसके बाद 20 रुपए बचते हैं, क्योंकि 30 और 50 80 अवितरित लाभ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये 20 रुपए क्या है, कहीं ना कहीं कंपनियां भविष्य में, मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाए, चोरी हो जाए, मशीनों में घिसावट हो जाए, ये कंपनी चाहती है कि भविष्य में मुझे अपनी कंपनी का प्रसार करना है, नए प्लांट लगाने हैं, तो कहीं ना कहीं लाभ का एक हिस्सा कंपनियां अपने पास बचाकर रखती हैं। ठीक है, कह ली मान लीजिए फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, कंपनी के विस्तार के लिए, तो इसे क्या कहते हैं लोग, अवितरित लाभ कहते हैं। तो तीनों के तीनों भाग लाभ के भाग होते हैं। ठीक है, इसको जब हम राष्ट्रीय गणना करते हैं, इसके तीनों भागों को राष्ट्रीय में शामिल किया जाता है। इसके बाद क्या होती है, मिश्रित आय। अब हम मिश्रित आय के बारे में बात करेंगे। मिश्रित आय क्या होती है, सब रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की मिश्रित आय। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी एक जगह से इनकम नहीं आती। मान लीजिए किसान है, उसके पास 2 एकड़ जमीन है, अब उसको जमीन से भी इनकम आती है। अब कहेंगे उसने छोटी सी दुकान भी खोली हुई है, वहां से भी उसको आय आती है। मान लीजिए प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करता है, वहां से भी उसको इनकम आती है। मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको एक जगह से इनकम ना आके 2, 3, 4, 5, 6 कई जगह से इनकम आती है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्वरोजगार प्राप्त व्यक्तियों की मिश्रित आय कहेंगे। इसको भी किसमें शामिल किया जाता है, राष्ट्रीय में शामिल किया जाता है। तो अभी हमने 3 भाग किए हैं, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, परिचालन विशेष और मिश्रित आय। जब हम तीनों को जोड़ देते हैं, कर्मचारियों को पारिश्रमिक को, परिचालन विशेष को और मिश्रित आय को, तो इससे क्या आ जाती है, हमारी साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय आ जाती है। ठीक है ना, क्योंकि ये तीनों के तीनों किसके भाग हैं, घरेलू इनकम के पार्ट हैं। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, परिचालन विशेष और मिश्रित आय। चौथा पार्ट क्या है, विदेशों से निवल साधन आय, यानी कि विदेशों से शुद्ध साधन आय, नफिया, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये कैसे निकालते हैं, सभी स्रोतों से जो हमारी विदेशों से और इनकम होती है। जैसे हमारे लोग बाहर काम करने जाते हैं तो हमारे यहाँ पैसे भेजते हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर काम करते हैं तो वहां से भी लगान, ब्याज और लाभ के रूप में पैसे लेकर आते हैं। ठीक है ना, तो सभी स्रोतों से जो भी हमारी इनकम विदेशियों से होती है, माइनस जो इनकम विदेशियों की हमारे देश में से होती है। जैसे हमारे देश के लोग बाहर से इनकम लेकर आते हैं, ऐसे बाहर के लोग भी यहां से इनकम लेकर जाते हैं। तो जो भी हमारी इनकम होती है, अगर उस इनकम में से विदेशियों की इनकम को माइनस कर दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटे, विदेशों से शुद्ध साधन आ जाएगी, जिसको बोलते हैं नफिया, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रोड। जब इस घरेलू आय में इस विदेशी शुद्ध साधन को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय आ जाती है। और कभी भी जब हम लोग
राष्ट्रीय की गणना करते हैं तो हमेशा राष्ट्रीय गणना किस पर की जाती है? साधन लागत पर की जाती है। इनकी लगान जमा ब्याज जमा लाभ जमा मजदूरी। बाजार कीमत पर राष्ट्रीय कब निकालते हैं? जब वो स्पेशली पूछता है। अगर वो नहीं पूछता है तो हमेशा जब भी राष्ट्रीय गणना करेंगे या दी हुई होती है वो साधन लागत पर ही दी हुई होती है। ठीक है, तो हमारे कितने स्टेप हो चुके हैं? हमारे 2 स्टेप हो चुके हैं। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग? थर्ड स्टेप में अब साधन आय का अनुमान लगाते हैं। कैसे अनुमान लगाएंगे? सबसे पहले मान लीजिए मैं निवल राष्ट्रीय आय निकालता हूं, तो अभी हमने जो ये कर्मचारियों का पारिश्रमिक, परिचालन विशेष और मिश्रित आय जोड़ा था, तो ये निवल घरेलू आय थी आपकी। जैसे आपने शुद्ध विदेशी आय जोड़ी तो क्या बन जाएगी? ये शुद्ध राष्ट्रीय आय बन जाएगी। ये साधन लागत पर है। ठीक है, अब क्या है, अगर सकल निकालना है, सकल निकालना तो बेटा घिसावट व्यय जोड़ दीजिए। जो आपने शुद्ध राष्ट्रीय निकाली है, अगर आप उसमें घिसावट यानी कि जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट को अगर जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगी? ये सकल राष्ट्रीय बन जाएगी। और अगर बाजार कीमत पर निकालनी है तो जो सकल राष्ट्रीय निकाली है आपने, अगर आप इसमें NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ देंगे। शुद्ध अप्रत्यक्ष कैसे निकालते हैं? अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। ठीक है, तो जैसे हमने सकल राष्ट्रीय में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ दिए तो क्या बन जाएगी? बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बन जाता है। ठीक है, तो बेटा आपको प्रश्न था, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सावधानियां। जब भी हम लोग राष्ट्रीय की गणना करते हैं आय विधि द्वारा तो कुछ हमने सावधानी लेनी पड़ती है। जैसे क्या है? हस्तांतरण आय, ट्रांसफर इनकम। जो ट्रांसफर इनकम होती है उसको राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाता है। जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है, ये वो इनकम है आपको जो बिना काम करे मिली है। अभी हमने ऊपर बात भी की थी, केवल हमने राष्ट्रीय में अर्न्ड इनकम, जो आपने कमाई है इनकम, उस इनकम को शामिल करना है। जो आपको बिना काम करे मिलती है उसको शामिल नहीं करना। जैसे हमने बात की वृद्धावस्था पेंशन, उसको राष्ट्रीय में शामिल नहीं करेंगे। पर अगर एक कर्मचारी जिसने 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल किसी कंपनी में काम किया है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम किया है, अगर उसके बदले में उसको पेंशन मिलती है तो उस पेंशन को राष्ट्रीय में शामिल किया जाएगा। ठीक है, पर जो वृद्धावस्था पेंशन है जो बिना काम करे मिली है उसको राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाता, वो हस्तांतरण आय कहलाती है। इसके अलावा गैर कानूनी कार्यों से, जैसे चोरी की आपने, स्मगलिंग की, कोई जुआ खेला है, अगर कोई ऐसी आय होती है गैर कानूनी आय, ठीक है, जो गैर कानूनी आय होती है उस आय को भी राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तीसरा क्या है? पुरानी वस्तुएं। देखिए, जैसे पुरानी वस्तुओं की बिक्री कर देते हैं, आपने पुराना घर बेच दिया, पुरानी गाड़ी बेच दी, पुरानी साइकिल बेच दी, तो पुरानी वस्तुओं की बिक्री करने से जो आपको इनकम आती है उसको भी राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय में उस वर्ष शामिल हो गई थी जिस साल ये बनाई गई थी। ठीक है, पर जो कमीशन दी जाती है, जैसे मान लीजिए आपने कोई पुराना घर परचेज किया, तो जिसको वो इनकम होता है उसको राष्ट्रीय में शामिल नहीं करेंगे, पर बीच में जो एजेंट होता है, जो कमीशन लेता है, दलाल होता है, जो आपको कमीशन देते हैं, उसको राष्ट्रीय में शामिल किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम शेयर तथा बॉन्ड्स। जो शेयर तथा बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको बेचने से भी जो आय आती है उसको भी राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इससे उत्पादन में कोई योगदान नहीं हो रहा है। केवल जो वित्तीय प्रपत्र होते हैं, जो पोर्टफोलियो होते हैं, केवल उनका हस्तांतरण होता है। तो जो भी शेयर और बॉन्ड से आपको इनकम आती है उसको भी राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाएगा। ये केवल एक वित्तीय प्रपत्रों का हस्तांतरण मात्र है। इसके बाद हम बात करेंगे अचानक प्राप्त आय। जो भी आपको मान लीजिए कोई इनकम अचानक मिल जाती है, जैसे मान लीजिए आपकी लॉटरी लग जाती है, ठीक है ना, जो लॉटरी जो विंडफॉल इनकम है आपके अचानक से मिली आय है, इसको भी राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जिन मकानों में मालिक स्वयं रहते हैं, जिन मकानों में मालिक स्वयं रहते हैं, जिनका आरोपित किराया होता है, ठीक है, उसको भी राष्ट्रीय में शामिल किया जाएगा। ठीक है बेटे, हमारे प्रश्न हो चुका है, उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा आसान सा प्रश्न है और पेपर में कहीं ना कहीं बार बार आता रहता है। एक दो बार ध्यान से देखेंगे, आपको आसानी से याद ये हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।